ये हर बार लड़की ही को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है? मैं ही क्यों? मुझे नहीं करनी इस खड़ूस से शादी। पूरे खानदान में आकर मेरे लिए वही सड़ू और खड़ूस रह गया है। दिलकश मुंह बनाते हुए बोली, जबकि अभी उसकी जबान पर मजीद रवानी से चलनी बाकी थी। जरा कंट्रोल कर लो अपनी इस खराबाती जबान पर। तुम्हारे दादी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। उसकी वालदा तबस्सुम बेगम ने उसे चुप करवाना चाहा। हाँ, बस मुझे ही चुप करवाते रहे ना। मेरे साथ ये ज्यादती ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और दादी ने से कह दे मुझे उनके खड़ूस पोते से शादी नहीं करनी। हर वक्त मुंह पर 12 बजे रहते हैं। मजाल है कभी किसी ने इन्हें मुस्कुराकर बात करते देखा हो। हर वक्त सड़ी शक्ल बनाए रहते हैं, जैसे रोमांस का भी बिल्कुल नहीं पता। ऐसे बंदे से कोई पागल लड़की ही शादी करेगी। वो रुख फेरे बोलती जा रही थी। उसे खबर तक न थी कि उसकी माँ अंदर आए फरजाद शाह के इशारे पर वहां से जा चुकी थी। और दिलकश के अपने बारे में नादिर ख्यालात सुनकर फरजाद के दिमाग की रगें तन गई थीं। वो थी ही कितनी, सिर्फ 18 बरस की। अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था और उसे रोमांस भी चाहिए था। फर, फर, फरजाद शाह का दिमाग वाकई घूम गया। आज ही दादी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार इससे किया था, जिस पर वो इनकार कर चुका था। वो इससे 10 साल छोटी थी और वो किसी सूरत एक नासमझ लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता था। मगर दादी की जिद पर वो वक्ती तौर पर खामोश हो गया। वो सोचने का वक्त मांग लिया था। वो तबस्सुम बेगम जो इसकी चच्ची जान थी, उनके पास किसी काम से आया था और अब यहाँ आकर उसका दिमाग मजीद खराब हो रहा था। बस फैसला हो गया, अब मुझे कोई मजबूर ना करे इस हिटलर से शादी करने के लिए। वो पलटी ही थी कि उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। हलक जैसे कुछ कहने से इनकार कर दिया। सामने वही जल्लाद हिटलर खड़ा उसे घूर रहा था। क्या बकवास कर रही है, दोबारा कहना। वो 2 कदम का फासला तय करता माथे पर बल डाले उसे करीब आ खड़ा हुआ। नहीं तो कुछ भी नहीं। वो घबरा कर चंद कदम पीछे हट गई। बाहर जोर से बादल गरजे, वैसे ही बादल दिलकश के अंदर भी गरज रहे थे। तुम्हें शर्म और लिहाज है या नहीं? क्या खरफात दिमाग में पाल रखी है? तुम्हारी उम्र है इन बातों की? वो इसे हमेशा की तरह गुस्से से डांट रहा था। उम्र तो मेरी शादी की भी नहीं, वो फासला बढ़ाते हुए बोली, मगर जबान के जौहर दिखाने से बाज न आई। तुम्हें तो मैं शादी के बाद तीर की तरह सीधा करूंगा। बहुत पर पुर्जे निकल आए हैं। अच्छे से तुम्हारी मचना ठीक करूंगा। वो धमकी देता पीछे हटा। ऐसे ही ठीक कर लेंगे। मैं नहीं डरती आपसे। गजा जबान लड़खड़ा रही थी, मगर वो बोलती जा रही थी। डरना क्या होता है, शादी की पहली रात बताऊंगा। चच्ची जान वहीं से तबस्सुम बेगम को आवाज देने लगा। तबस्सुम बेगम घबराती हुई आई। क्या हुआ फरजाद बेटा? चच्ची जान आप इसे तैयार करें। मेरा निकाह इससे आज ही होगा। दादी को भी बता देता हूँ और अपनी रजामंदी भी दे देता हूँ। आप तैयारी करें। मुल्ला मैं फैसला कर गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगी आपसे निकाह। वो गुस्से से उसके करीब आई। फरजाद ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। चच्ची जान अगर इसने कोई बखेड़ा डाला तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार माफी नहीं मिलेगी। वो लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। नफरत करती थी। वो सर झटकने लगा। अगर वो नफरत करती थी तो वो कौन सा उससे इश्क करता था? ये निकाह तो इसने जिद में आकर किया था, उस छटांग भर की लड़की को सीधा करने के लिए, जो इसके बारे में कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन उसने दिलकश से ना कलाम किया न उसका घूंघट उठाया। दिलकश को वही बैठे बैठे नींद आने लगी थी। ऐसी सुहाग रात का किसने तस्वुर किया था? कम अज कम दिलकश ने तो अपने सुहाग रात के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे खास तो मुंह दिखाई का तोहफा होना था, और यहाँ तो दुल्हा ही मन पसंद ना था तो मुंह दिखाई क्या मिलती, सवाए चंद तक बातों के। यहाँ आओ। अचानक दिलकश के कानों में से
फरजाद की आवाज़ टकराई तो वो चौंकी और झट से अपना घूंघट उलट दिया। उसका नौखेज खिलता क़यामत सा रूप देखकर एक लम्हे को फरजाद गुमसुम हो रह गया। क्या वो वाक़ई इतनी हसीन थी? या उसे ऐसा लगा? ये असर बस एक लम्हे का था। अगले ही लम्हे वो फिर सख्त लहजे में बोला, सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ आओ। दिलकश सहम कर उठी, उसके पास जा खड़ी हुई। मेरे जूते उतारो। वो मेज पर पाँव रखकर हुक्म सारित कर दिया। मैं? वो हैरत से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ कोई और भी है? तुम ही हो। तो तुम ही से कहा है, वो हकारत भरे लहजे में बोला। दिलकश ने गहरा सांस लिया। कि आप मुझे खून बहाने लाए हैं? उसके इस सवाल पर फरजाद के माथे पर बल पड़ गए। अपनी जबान को लगाम दो वरना। वो गुस्से से खड़ा होकर उसके मुकाबिल आ गया तो वो 2 कदम पीछे हटी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सब बोलूं। वो भी दिलकश थी, अपने नाम की एक। तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे जवाब दे सको? उसके लहजे की हकारत महसूस करके दिलकश की सुनहरी आंखों में आंसू भर आए। जानती हो, आपके टुकड़ों में पलती पली हूँ। आपकी नजर में मेरी हैसियत एक मुलाजमत से भी कम होगी। वो आंसू जब्त करते हुए बोली, काफी समझदार हो। चलो बगैर बहस के मेरे जूते उतारो। वो वापस बैठ गया और मुश्किल खुद पर काबू पाते हुए वो झुककर उसके जूतों के स्टेप्स खोलने लगी। बेख्तियार फरजाद की नजर उसके झुके हुए जूत पर ठहर गई। वो फौरन चौंक कर खड़ा हो गया। क्या वाहियात लिबास पहना है! इतना खुला गला! शर्म नाम की कोई चीज है तुम में या नहीं? वो भड़क उठा। दिलकश ने अपने लिबास की तरफ देखा। ये तो ताई अम्मी ने दिया है आज। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था। ताई अम्मी ने कहा था वक्त कम है तो नाप वाला लिबास नहीं। शट अप! बदल दो ये वाहियात लिबास। ऐसे पारसा बन रही हो जैसे अम्मी नहीं लहंगे की जगह बुर्का पहनती तो वो भी पहन लेती। वो इसका हाथ झटक कर मुड़ गया। दिलकश तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सोफे पर जा गिरी। इस तौहीन पर उसके आंसू बहने लगे। वो मुश्किल उठी, बाथरूम की तरफ चली गई। वहां जाकर गलती से तमाम शावर खोल बैठी। गरम पे ठंडा पानी उस पर बरसने लगा। वो पूरी भीग गई और कांपने लगी। इसी दौरान फरजाद अंदर आया। पागल हो गई हो क्या? सारे नल क्यों खोल दिए? वो एक एक करके बंद करने लगा। वो सर्दी से कांप रही थी। बाहर जाओ, ड्रेसिंग टेबल में कपड़े हैं, बदल लो। वह निस्बतन नरम लहजे में बोला। दिलकश हैरान रह गई। दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर फिसल गई। फरजाद ने कमर से पकड़कर संभाल लिया। एक लम्हे को दोनों बहुत करीब थे। उसकी धड़कन तेज हो गई। होश में रहकर चला करो। इस बार उसकी आवाज में सख्ती न थी। दिलकश कपड़े बदल कर आई तो फरजाद बिस्तर पर नींद दराज था। रोमांस का बहुत पता है तुम्हें? सुहाग रात का भी आइडिया होगा? वो इसके करीब आया। नहीं मुझे नहीं पता, वो घबरा कर बोली। चलो मैं बता देता हूँ, आखिर तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया। दिलकश की धड़कनें तेज थीं। वो इसके करीब झुका, फिर अचानक रुक गया। उसे कान के करीब सरगोशी की। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी फरजाद हसन शाह तुम्हें अपनी कुर्बत न बख्शता, क्योंकि वो तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। वो फौरन पीछे हट गया। उठो यहाँ से और वहां जाओ जहाँ तुम्हारी औकात है। वो सोफे की तरफ इशारा करके मुड़ गया। दिलकश टूटे दिल के साथ सोफे पर जा गिरी। सारी रात वो रोती रही। फजर की अजान की आवाज पर उसकी आंख खुली। सारी रात बगैर आराम के सोफे पर गुजारी थी। जिस्म अकड़ा गया था। और मुश्किल उठकर वजू किया और नमाज अदा की। या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे नसीब में है तो इसके दिल में भी मेरे लिए जगह पैदा कर दे। कैसी दुआ मांग रही थी, इसे खुद मालूम न था। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। फरजाद सीढ़ियां उतर रहा था। उसके पीछे दिलकश भी थी। उसका मुरझाया चेहरा देखकर तबस्सुम बेगम के दिल में दर्द उठा। अचानक वो बेहोश होकर गिर गई। अम्मी! दिलकश की चीख गूंजी। फरजाद फौरन लबका लब्ज देखी और उठाकर अस्पताल ले गया।
आईसीयू में दाखिल किया गया। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बुलाया, उनसे आखिरी मुलाकात की। तबस्सुम बेगम अपनी बेटी से मुकम्मल बात भी ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई। फरजाद ने उनकी आंखें बंद की। इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। वो भारी दिल के साथ बाहर निकला। मुश्किल मरहला तय करना था, दिलकश को संभालना था, जिसने अपनी माँ की खातिर ये शादी की थी। फरजाद को ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैयत को घर लाया गया तो हवेली में कहराम मच गया। तबस्सुम बेगम की अचानक वफात ने सबको हिला कर रख दिया। बेटा दिलकश को संभाल लेना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सुल्ताना बेगम ने रोते हुए फरजाद के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी तवज्जो फौरन दिलकश की तरफ गई, जो ऊपर कमरे में थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर गया, जहां दिलकश जाए नमाज बिछाए अपनी माँ की सलामती की दुआएं मांग रही थी। फरजाद को अंदर आते देखकर वो हिम्मत करके उसके पास आई। मेरी अम्मी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। फरजाद ने उसका हाथ थामा और नफी में सर हिला दिया। दिलकश घबरा कर उसका हाथ झटक गई। मेरी अम्मी। वो पैनिक में आ गई। फरजाद ने उसे सीने से लगाना चाहा, मगर वो चीख मार कर रो पड़ी। वो इसे थामने खुद भी आंसू बहा रहा था। उसे संभालना आसान न था। वो खुद को भी तकलीफ दे रही थी और उसे भी, मगर वक्त गुजरना था, चाहे गहरे जख्म देकर ही क्यों न गुजरे। आज तबस्सुम बेगम की वफात को 2 हफ्ते हो चुके थे और दिलकश काफी हद तक संभल गई थी, जिसमें ज्यादा हाथ सुल्ताना बेगम का था। वो इसे बच्चों की तरह संभाल रही थी। दिलकश अब भी हवेली के हिस्से में रहती थी जहाँ उसकी माँ रहती थी। वहाँ उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस होती थी। आज भी वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। दरवाजा खुला और फरजाद अंदर आया। वो कुरान मजीद को गलाफ में रखकर पलटी तो फरजाद उसके पीछे खड़ा था। काफी दिनों बाद उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक मलाल था। यहाँ क्यों रो रही हो? दिलकश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। अपनी हैसियत जानती हूँ, आपके साथ रहने की औकात नहीं। भूलो मत, बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे। वो 1 इंच के फासले पर आकर रुका। आप भी जानते हैं, ये निकाह सिर्फ आपकी जिद थी, मुझे नीचा दिखाने के लिए। वो आप कर चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ फलसफा मत झाड़ो, चलो। वो इसकी कलाई थाम गया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, वो गुस्सा जब्त करते हुए बोला और उसे साथ लेकर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मारिया फूफो ने पूछा, सब ठीक है ना? फरजाद ने कदरे तब्के से जवाब दिया, अकेले क्यों होगी, मैं हूँ इसका शौहर। दादाजी, शाह, बीबी, अम्मी, बाबा सब ही इसके साथ। वो दिलकश का हाथ थामे पूरे हक से उसे अपने कमरे में ले गया। कल तुम्हारा कॉलेज में दाखिला करवा दूंगा, पढ़ाई दोबारा शुरू करो, मुझे जॉब करनी है। फरजाद चौंका। क्या कहा? मुझे नौकरी करनी है? वो तंजीह मुस्कुराया। किस बुनियाद पर? 12 जमात पास हो, छोटी मोटी कर लूंगी, लेकिन मजीद आपके टुकड़ों पर नहीं पड़ना। शट अप दिलकश। वो धाड़ा तो वो सहम गई। बीवी हो मेरी, और बीवी को काम करने की जरूरत नहीं जब शौहर मौजूद हो। और आप मुझे बीवी मानते ही नहीं। वो फौरन बोली, अगर नहीं मानता तो यहाँ ना खड़ी होती। आखिरकार उसके सख्त लहजे में कहा, चच्ची जान का ख्वाब था कि तुम बहुत पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ना है। नौकरी का ख्याल अभी निकाल दो। कुछ दिनों बाद उसने उसका कॉलेज में दाखिला करवा दिया। सुबह खुद छोड़ता, वापसी पर ड्राइवर ले आता। जिंदगी खामोशी से गुजरने लगी। दोनों एक कमरे में अजनबी की तरह रहते, बस जरूरत की हद तक बात करते। नवंबर का इख्तिताम था, सर्दी अरूज पर थी। एक शाम दिलकश किचन में पकौड़े बना रही थी। सब घर वाले गांव गए हुए थे। वो और फरजाद ही हवेली में थे। बारिश तेज हो गई। अचानक बिजली चमकी और पूरा अंधेरा छा गया। दिलकश घबरा गई। इसने फरजाद को कॉल की, मगर मोबाइल बंद था। वो खौफजदा होकर कमरे में जा बैठी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला।
फरजाद भीगता हुआ अंदर आया। अंधेरा था। वो उसे देखते ही उसके सीने से लग गई। वो जो खुद भी परेशान था, उसे यूं लरसते देखकर उसके गिर्द हिसार बना लिया। डरो नहीं, मैं हूं ना, उसने तसल्ली दी। पीछे फिर कड़की तो वो दोबारा उससे लिपट गई। इसकी धड़कनें तेज थी। वो जवान मर्द था। उसकी कमसिन बीवी इसके करीब थी, मगर वो मुद्दत से फासले पर था। जिद में, अना में, इसके आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। इतने में बिजली आ गई। लो, आ गई लाइट। वो मुस्कुराता ताकि उसका खौफ कम हो। बाद में दिलकश इसे गर्म दूध ला कर दिया। आपको ठंड लग गई है, पी लो। उसका ख्याल रखने लगी थी। पर जहाद को इसका ये अंदाज अच्छा लगा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है? ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। सुबह कॉलेज, शाम ऑफिस आ जाया करो। दिलकश हैरान रह गई। सच? हाँ सच, वो मुस्कुराया। उसने लैपटॉप बंद किया तो वो उसका हाथ थाम बैठी। फज्जाद ने उसे कलाई से पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। दोनों की नजरों का गहरा तसादम हुआ। अगर इतना ख्याल करने लगोगी तो मैं दिल को बेकाबू होने से बचा नहीं पाऊंगा। वो संजीदा लहजे में उसके बाल कानों के पीछे करते गहरी निगाहों से इसे देखते हुए बोला। दिलकश का दिल बुरी तरह धड़का। पलकें बोझल हो गई। वो इसे खामोशी से साथ बिठाए नहा रहा था। आपको नींद नहीं आई? वो उसकी निगाहों से उलझती हुई बोली। आज सोने का जी नहीं चाह रहा, मुस्कुराकर संजीदगी से बोला। दिलकश का दिल पसलियों से टकरा रहा था। घबरा क्यों रही हूँ? वो इसे और करीब करते हुए बोला। वो वाकई घबरा भी रही थी, मगर मान नहीं रही थी। अगले ही लम्हे वो उसे खुद से करीब कर गया। फरजाद, आपकी तबीयत? वो इसके गले में बाजू डालते शर्माते हुए बोली। तुम हो ना ठीक करने के लिए। वो जैसे आज बेखुद हो रहा था। उसे गुर्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। वो झुककर उसके माथे पर लब रख गया। दिलकश ने बेख्तियार उसकी पेशानी को छुआ, फिर उसकी गर्दन पर हाथ रखा। उसके ठंडे हाथ का लमस महसूस करके वो गहरा सांस भरकर आंखें मूंद गया। फरजाद, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे हर दर्द की दवा हो तुम। वो आंखों के रास्ते उसे दिल में उतार रहा था। अचानक उसे छींक आई और वो पीछे हट गया। आप अपनी हालत देखिए और आराम करें। वो फिक्रमंदी से बोली। हरगिज नहीं, मुझे आज तुम चाहिए, हर हाल में। उसे फिर उसने अपने करीब कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर इसके हसार में आ चुकी थी। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, वो गलत अल्फाज कह बैठी। डोंट अंडरस्टिमेट मी, मैन पावर। ये कहते हुए उसने उसकी सांस चुरा ली। दिलकश सांस लेना भूल गई। उसकी धड़कनें बेकाबू हुई। साथ दोगी तो कम जारहाना होगा, वरना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आंखों बंद करवाने पर मजबूर कर दिया। वो टूटे लहजे में उसका नाम लेती रही। बुखार का असर भी था और गुर्बत का नशा भी। उसने उसकी पेशानी, गाल और माथा को बोसा दिया। वो शर्म से दोहरी हो रही थी। दोनों पसीने में भीग गए। कुछ देर बाद वो गहरा सांस लेकर उसे अपने सीने से लगा बोला। तुम ठीक हो? दिल वो मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रहा था। आप ठीक हैं? वो लरसते लहजे में बोली। तुमने मुझे जो सुकून दिया है, उसके बाद मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। वो उसके माथे पर लब रखकर बोला और शर्मा कर इसके सीने में छुप गई। अल्लाह ने वाकई मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे में सुकून रखा है। आज एहसास हुआ तुम में वाकई सुकून है। मेरा दिल बहुत बेचैन था। दिल, वो इसे दिल कहकर मुखातिब कर रहा था, और हर बार दिलकश का दिल तेजी से धड़क धड़क जाता। आज तुमने उसे पुरसुकून कर दिया। वो इसकी पलकों पर लब रखकर शुक्रिया अदा कर रहा था। कुछ देर बाद वो नींद में उसकी गर्दन पर
मुँह छुपा गया। सुबह काफी देर से आँख खुली। फरजाद पहले जागा। उसने अपने पास सोई दिलकश को देखा। एक लम्हे के उसे समझ न आया कि वो इसी कमीज पहने उसके साथ क्यों लेटी है। उसने याद करने की कोशिश की मगर सर दर्द से फटने लगा। वो आहिस्तगी से उठा। दिलकश भी जाग चुकी थी। वो इसे नजरअंदाज करते हुए कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम चला गया। दिलकश का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़का। फरजाद रुकी, मेरी बात सुने। वो बाहर आई मगर वो ऑफिस जाने को तैयार था। मेरे साथ बीवी की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सख्त लहजे में बोला। दिलकश ने धीमे लहजे में कहा, तो आप अपनी हमारी गुज़िश्ता रात को ही भूल चुके होंगे। कुछ लम्हे खामोश रही। मुझे नहीं लगता कोई जबरदस्ती होगी। मैं होश में नहीं था। तुम होश में थी, रोक सकती थी। वो बेनियाजी से बोला और चला गया। दिलकश की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने तय कर लिया कि अब कभी उसके करीब नहीं जाएगी। कुछ अरसे बाद वो बैरून मुल्क चला गया। दिलकश की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि वो हामला है। सब खुश हुए मगर दिलकश ने सबको पसंद दी कि फरजाद को न बताया जाए। वो खुद इसे सरप्राइज देगी। लेकिन जब वो वापस आया तो सब हैरान रह गए। इसके साथ एक लड़की थी। ये कौन है? दादी ने सख्त लहजे में पूछा। नीना, मेरी दोस्त और होने वाली बीवी। सब सकते में आ गए। दिलकश भी मेरी बीवी है मगर नैना मेरे मिजाज के मुताबिक है। मैं दो शादियां अफोर्ड कर सकता हूँ। वो सख्त लहजे में बोला। दादाजी गुस्से में आ गए मगर उसने परवाह न की। दिलकश ने सबको कसम देकर खामोश कर दिया। शादी की तैयारी अरूज हो शुरू हो गई। दिलकश ने खुद नैना की मेहंदी लगाई। उसकी हथेली पर फरजाद का नाम लिखते उसकी आंख से आंसू गिरा। जैसे उसने फौरन साफ कर दिया। रात को वो छत पर जाकर फूट फूट कर रोई। अचानक चक्कर खाकर गिरने लगी तो फरजाद ने थाम लिया। मालूम है इस हाल में हो फिर क्यों अकेली बैठी थी? वो डांट रहा था फिर उसने इसे सीने से लगा लिया। पागल। फरजाद शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की रह सकती है, दिलकश, मेरी जिंदगी का नूर। वो उसकी नाक की नोक पर लब रख दिया। और नैना? दिलकश उलझी। वो सब ड्रामा था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मैंने भी तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। दिलकश हैरान रह गई। आप झूठ बोल रहे हैं? सच कह रहा हूँ। सबको पता था सवाए तुम्हारे। वो मुस्कुराया। तो अब मीना से शादी नहीं कर रहे? क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? वो इसे करीब कर गया। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम खुद बताओ मगर तुमने नहीं बताया। दिलकश मुस्कुराती और उसके सीने से लग गई। गलतफहमियां खत्म हो गई। सब मंजर साफ हो गया। तो प्यारे क़ारीन, आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।